नमस्कार प्रिय बालकों और बालिकाओं, स्वागत है आपका दोबारा। पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था प्रोडक्शन फंक्शन पार्ट 1। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको भी फटाफट निपटाएंगे भाई, है ना। हाँ, अब हमने फैक्टर्स और प्रोडक्शन पढ़े थे, इनपुट आउटपुट। कुछ याद है आपको? नहीं है तो भाई फटाफट जाके, वो 20-25 मिनट की क्लास है, उसको 1.5x की स्पीड से जाके जल्दी जल्दी देखाओ और मिलते हैं इसी क्लास में दोबारा। जल्दी देखाओ, फटाफट जाओ। और जिन्होंने देख लिया वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। रिटर्न्स टू अ फैक्टर मतलब क्या रिटर्न मिला है हमें एक फैक्टर को एम्प्लॉय करके, मतलब उसको यूज में लाके। मतलब एक तरह से यहाँ रिटर्न्स का मतलब है कितना आउटपुट, ठीक है, और फैक्टर मतलब इनपुट। कितना आउटपुट मिला है फैक्टर को एम्प्लॉय करके, इसका क्या बोलते हैं हम? इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, LVP, ठीक है। रिटर्न्स टू अ फैक्टर रेफर्स टू द रिजल्टेंट, मतलब रिजल्ट कि कितना रिजल्टेंट इंक्रीज, कितना इंक्रीज आया इन द टोटल प्रोडक्ट, टीपी। टीपी में कितना इंक्रीज आया व्हेन ओनली वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये किस में होता था? लॉन्ग रन में, अगर आपको ध्यान हो तो। ये किस में होता है? लॉन्ग रन में, कि एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ता है, बाकी सारे क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। इट शोज द नेचर ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ओनली वन फैक्टर ऑफ वेरिएबल फैक्ट। देखा, कहा था ना वेरिएबल। अब ये फिर रुक गया, ये फिर रुक गया। अब देखना ये रेड रेड हो जाएगा एकदम ऐसे, वहां भी हो जाएगा। तो क्या है? वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। अब इसको हम पढ़ते हैं आगे। व्हाट्स द डेफिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, LVP, स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, इंक्रीज कितनी कर रहे हैं हम क्वांटिटी को? ओनली वन से, वन इनपुट इंक्रीज करें, कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट। और किस में रिजल्ट आएगा? टीपी में। टीपी इनिशियली इंक्रीजेस, क्या करता है पहले? टीपी क्या बढ़ जाएगा? एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, मतलब पहले बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट पे। वो अभी सब क्लियर हो जाएगा आपको जैसे ही मैं एक टेबल बनाऊंगा, टेबलर रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा टी उसकी फैक्टर, फिक्स फैक्टर्स की, वेरिएबल की, कैसे इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे। वैसे मैंने आपको वो शायद डिमांड वगैरह में बता भी रखा है। एंड इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली क्या हो जाएगा? डिक्रीज। याद है ना वो MU और TU का कॉन्सेप्ट? पहले TU क्या बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर क्या होता है? TU बढ़ता है पर डिक्रीजिंग रेट से, जब क्या होता है? MU फॉल हो रहा होता है। और MU जब नेगेटिव हो जाता है, याद है ना उल्टी वाला कॉन्सेप्ट और मोमोज वाला जो मैंने दिया था? हाँ, उसको अच्छे से देख कर आना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाले में, ठीक है, यूटिलिटी वाले में। तो उसमें क्या करता है फिर? TU हमारा फॉल कर जाता है। सेम ऐसे ही होगा TP एंड MP के केस में भी, बिल्कुल। अगर थोड़ा सा रेफरेंस लेना है वो क्लास ज़रूर देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स है तो अजम्पशंस तो आएगी पीछे पीछे। इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन में ही लॉ काम करता है, तभी फिक्स फैक्टर्स जो हैं इसके फिक्स रहते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन में क्या होता है? फिक्स फैक्टर हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट, चेंज नहीं किया जा सकता। इट अप्लाइज टू ऑल फिक्स फैक्टर्स, ये लिख सकते हैं यहाँ, इन कॉम्बिनेशन विद वेरिएबल फैक्टर्स, इन कॉम्बिनेशन विद वेरिएबल फैक्टर्स। भाई वो तो फिक्स रहेगा, फिक्स फैक्टर्स क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे, पर वेरिएबल फैक्टर जो है वो तो बदलता रहेगा। तो इट अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। इट अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली, कि भाई प्रोडक्शन में ही ये लॉ काम करता है और किसी चीज़ में नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किसी में कुछ नहीं, ठीक है। कंजम्पशन में सिर्फ किस में काम करता है? प्रोडक्शन में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर, मतलब कि हम ये लेबर चुने या इस लेबर को चुने, हम नहीं तय कर पाएंगे, बिल्कुल भी तय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली एफिशिएंट होंगे, जो कि नीचे लिख रखा है कि ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट, दैट्स व्हाई दे आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स ऑफ। इम्परफेक्ट मतलब कि मतलब पता ही नहीं लगा पा रहा है कि कौन सा ठीक है, दोनों ही ठीक है, या तो दोनों खराब है या दोनों ठीक है, ठीक है। टेक्नोलॉजी अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट, बट टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, मशीनरी वही है, अगर प्लांट में तो वही रहेगी। कोई अच्छा चाइना का माल, जापान का माल नहीं आएगा भाई, कि जिससे प्रोडक्शन हमारी कम हो या ज़्यादा हो, टेक्नोलॉजी वही रहेगी, ठीक है।
देख लो एक बार और, फिर मैं बढ़ाता हूँ आगे। अब भाई डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ इसका कैसा होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे एकदम फटाफट फटाफट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, फिक्स फैक्टर्स, फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स फैक्टर्स, एफ एफ लिख देता हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ, बोलने पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, एफ एफ मतलब फिक्स फैक्टर्स, और इसको हम मान लेते हैं चलो लैंड, लैंड मान लेते हैं एकर्स में। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये कॉमन वाली चीज़ें, एफ एफ लिख दूंगा अगली बार बस। ठीक है, इसके बाद क्या है, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर किस में ले रहे हैं हम, मान लो लेबर इन यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स में। उसके बाद क्या आएगा हमारा टीपी, उसके बाद क्या आएगा हमारा एमपी। ठीक है, फिक्स फैक्टर मैंने अभी कहा कि क्या रहेंगे, शॉर्ट रन है तो फिक्स्ड, 3 4 5 6 0 1 2, और हमारे ये क्या क्या है, एडिशनली एक एक करके वेरिएबल फैक्टर क्या है, बढ़ता है। ठीक है, अब मैं ब्लू से लिखूंगा टीपी की वैल्यूज़। टी अगर ये ज़ीरो हैं तो टीपी अगर ज़ीरो है तो एमपी तो फर्स्ट पे नेगेटिव ही होगा। ये 20, इसके बाद था हमारा 30 आई थिंक, 10 30 45 52, फिर कांस्टेंट होता था 52, यहाँ एक और आएगा 48 आएगा नीचे। ये टेबल है भाई, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर दूँ क्या, चलो भाई आप लोगों के लिए फटाफट स्किप कर लेना आगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा और लिख रहा हूँ क्योंकि एक यूनिट की 6 तक जाएगा ये। ओहो हो, हाँ, 1 1 1 1 ज़्यादा हो गया, मुझे लग ही रहा था कि एक शायद कम पड़ेगा। कोई नहीं, फटाफट कर लेते हैं फटाफट। ब्लैक कहाँ है हमारा, हाँ भाई, थोड़ा सा फटाफट करते हैं। 1 1 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ क्या था, 0 1 2 3 4 5 6। टीपी मैंने क्या लिखा था, 0 यहाँ लिखा था, तो एम पी यहाँ क्या लिखा था, कुछ नहीं है, माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था 10, उसके बाद क्या लिखा था 30, उसके बाद क्या लिखा था 45, उसके बाद क्या लिखा था 52, उसके बाद क्या लिखा था 52। ये सब आपकी लिए मेरे को रटना पड़ रहा है टेबल। ये क्या 48। अब एमपी आपको निकालना मैं अभी भी सिखाऊं तो बड़ी शर्मनाक वाली बात होगी यार, खुद निकाल लो। फर्स्ट पे तो कोई चेंज ही नहीं है, तो फिर क्या, अब चेंज कितना आया है, ये 10 का आया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 10। अब इसमें चेंज कितना आया है, ये 20, तो क्या लिखेंगे 20। अब इस पर चेंज कितना आया है 15। ठीक है, अब इस पर चेंज कितना आया है 7, इसमें कितना आया है चेंज 0। ठीक है, इसमें चेंज कितना आया है -4। अब इसमें क्या है भैया, इसमें फेजेस होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, हमारा फर्स्ट फेज जो है वो है ये, दिस इज अवर फेज 1, जिसमें मैंने बताया था टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। इसमें क्या होगा, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, अब ये है हमारा फेज 1। ठीक है, फेज 1 तो हमारा हो गया। फेज 2 हमारा क्या है, ये हमारा है फेज 2। इसको क्या बोलते हैं, ऊपर लिख देता हूं और मैं, टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, और लास्ट फेज हमारा क्या हो जाएगा,
ये क्या है हमारा थर्ड फेज, ठीक है, इसको और ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या है हमारा टीपी फॉल्स, ठीक है। ये हमारे तीन फेज हैं जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट फेज को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, सेकंड को बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और लास्ट को पढ़ेंगे नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। इसको हम पढ़ेंगे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, ठीक है, ऐसे ही आपको भी याद हो जाएगा। अब इसका क्या हम बनाएंगे, एक सुंदर सा प्यारा सा ग्राफ, ठीक है, बिल्कुल टी यू और एम यू की तरह ही बनेगा कि ये बन गया, एक्स एक्सिस 0 0, वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे हम, नीचे यूनिट्स, मतलब फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स यहाँ, ठीक है। फिक्स्ड का तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स ही बनाएंगे नीचे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। अब भाई मुझे पता नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, पर मैं समझा दूंगा ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस साइड हमारा क्या आएगा टीपी, और इस साइड क्या आएगा हमारा एमपी, ठीक है। एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं फटाफट फटाफट, ठीक, मैं इस साइड आ जाता हूँ एक बार। सबसे पहले टीपी क्या है 0 पे, तो एमपी भी कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ही एक यूनिट बढ़ती है, जैसे ही क्या हुआ है, एक यूनिट, एक वेरिएबल जो फैक्टर है वो क्या है, एम्प्लॉय हुआ है, तो उससे क्या है टीपी हमारा 10 बढ़ गया है, 10 मतलब यहाँ पर अप्रोक्स ये 10 आएगा, ठीक है। ये सब उस पर यार अच्छे से अपना कॉपी पेन लेके स्केल लेके अच्छे से बनाना, मैं तो ऐसे भी बना ही लूँगा। तो एमपी भी कितना हो गया 10, ठीक है। अब क्या हुआ है कि इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, तो ये 20 से बढ़ गया है, तो 20 से बढ़ गया तो ये टोटल कितना आ जाएगा 30, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 30 माइनस 10 दैट इज 20, ठीक है। अब क्या हुआ है 15 से बढ़ा है, 20 से नहीं बढ़ा 15 से ही बढ़ा है, तो सेकंड पे क्या आ जाएगा 35, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 15 से बढ़ा है तो ये क्या है इसके बीच में इधर, ठीक है। और फोर्थ में जैसे ही फोर्थ एम्प्लॉय हुआ तो क्या हो गया वो 52 हो गया, 7 से ही बढ़ा है, तो 7 कितना होगा यहाँ पर कहीं होगा, इधर होगा, और ये 52 होगा इधर थोड़ा सा और, इससे थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा, ये इधर मान लो 52। अब क्या है कांस्टेंट हो चुका है 52 दोबारा, और इसमें क्या है ये 0 हो चुका है। अब क्या है एमपी चला गया -4 एंड टीपी हैज़ फॉलन टू 48, मतलब यहाँ कहीं कुछ भी मान लो ये ऐसे। तो ग्राफ कैसा बना है इनका, ये आया 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 और ये गिर गया, दिस इज टीपी, और ये आया इधर आया, ये तो यहीं से डिक्लाइन होना चालू हो गया, और ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया, दैट इज इट इज एमपी, ठीक है भाई, समझ में आ गया, बिल्कुल टी यू और एम यू की तरह ही है। इसमें ये पॉइंट होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा यहाँ पर, ओहो सही है था भाई। और फिर एक पॉइंट आएगा जब ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको अलग लाइन से कर देते हैं, इसको पिंक से कर देते हैं, ये वाला जो पॉइंट होगा जिसमें हमारा क्या होगा टीपी मैक्स होगा, और एमपी क्या होगा, हमारा एमपी क्या होगा 0, आवर एमपी इज 0 हेयर एंड टीपी इज मैक्सिमम प्रॉफिट, जो आउटपुट है वो क्या है मैक्सिमम है, ठीक है। और ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ऐसी एमसीक्यू के लिए आप याद रख सकते हो, जब क्या होता है इसमें क्या होता है टीपी का जो कर्वेचर है वो बदल देता है, जैसे इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग रेट की तरफ, कर्वेचर, टीपी का कर्वेचर जो है वो क्या होता है चेंज होता है, तो इसलिए इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। कोई भी डाउट आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, कलरफुल बनाया यार आपके लिए, ठीक है, आराम से समझ लेना बिल्कुल एकदम। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब भाई जो मैंने आपको बताया अब बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाएगा, फटाफट स्लाइड फुल रह जाएगी। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर बताया था मैंने, जब क्या होता है इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, क्या
टीपी, ठीक है। तो देर इज अ एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स्ड इनपुट्स, जो हमारे फिक्स्ड इनपुट्स लगे हुए हैं, जैसे 1 1 था हमारा फैक्टर्स, जो फिक्स फैक्टर्स थे वो क्या एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, विच रेजेस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं किसकी, वेरिएबल इनपुट्स की, जो उनके साथ इंप्लॉय होते जा रहे हैं ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब प्रॉपर हर किसी लेबर को अपना अपना काम सौंपा हुआ है, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स क्यों क्या है, एफिशिएंटली अपना काम कर रहे हैं। तो भाई उनका असर वेरिएबल इनपुट से भी पड़ रहा है, जो कि प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क या लेबर कर रहे हैं। फेज 2 आता है जब हमारा एमपी डिक्लाइन हो रहा होता है और टीपी जो है इंक्रीज हो रहा होता है, पर क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। प्रेशर ऑन फिक्स्ड इनपुट्स आ जाता है इस पे, क्योंकि वेरिएबल इनपुट्स क्या है और आते जा रहे हैं, 1 से 2 आ रहा है, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, लीड्स टू फॉल इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट, ठीक है। क्योंकि भाई फिक्स फैक्टर पे जितने वेरिएबल आएंगे तो फिर वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, खुद ही काम नहीं कर पाएंगे, यार फिक्स कम है, हम लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो हम काम किस पे करें, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी क्या है, कम हो जाती है। तो अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज एम टू प्रोड्यूस इन दिस फेज बिकॉज टीपी इज मैक्सिमम एंड एमपी ऑफ ईच वेरिएबल इज पॉजिटिव। अब भाई आप सब लोग सोचोगे कि एक क्या है, प्रोड्यूसर जो है यहाँ पर, जो रैशनल प्रोड्यूसर है, फिर सेकेंड फेज में क्यों करेगा, फर्स्ट में क्यों नहीं करेगा, फर्स्ट में क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई चाहे यह इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, पर ये क्या है, मैक्सिमम नहीं पहुंचा है अभी तक, ये क्या है, मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। तो कोई भी प्रोड्यूसर इस पे ऑपरेट क्यों करेगा, जब उसे पता है कि अभी मेरी लिमिट और एक्सटेंड हो सकती है। अब पहले तो भाई तेज भागा बहुत ज़्यादा, तो हमेशा वो तेज भागना थोड़ी रहेगा, वो तो चाहेगा कि मतलब रेस पूरी हो जाए, रेस क्या है, पूरी हो जाए, ठीक है। तो वो इसलिए क्या चाहेगा, फेज 2 में ही प्रोड्यूस करना पसंद करेगा, जब उसका टीपी क्या है, टोटल प्रोडक्ट जो है, उसका प्रॉफिट एक तरह से क्या है, मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, पर उसको क्या है, एक लेवल पे पहुंचना है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट पे। तो इसलिए वो क्या करता है, फेज 2 पे ही प्रोड्यूस करना पसंद करता है। लास्ट इज फेज 3, जिसमें नेगेटिव रिटर्न्स हमारे आने चालू हो जाते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे किसी से, वो नेगेटिव रिटर्न्स ही देगा, ठीक है ना। वही सेम कॉन्सेप्ट को लेके हम आते हैं। अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स जो हमारे लग रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 बिकम्स टू लार्ज इन कंपैरिजन टू द फिक्स्ड इनपुट्स। देख रहे हो आप, इसमें देख सकते हो कि भाई ये 6 तक पहुंच गया, पर ये क्या है, 1 तक ही रहा, और यहाँ पर 1 था तो 1 था, अब कितने का गैप आ गया, 1:1 से 6:1 हो चुका है, ठीक है। तो फर्क आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एक मशीन पे एक लेबर लग रहा था तो एफिशिएंटली यूज कर रहा था, पर एक ही मशीन पे 6 लोग काम कर रहे हैं, काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, लीड्स टू डिक्लाइन इन टीपी, क्या नो फर्म वुड डेलिबरेटली चूज टू ऑपरेट इन दिस फेज। कोई भी जो प्रॉफिट वाला बंदा होगा, बिजनेस माइंड वाला होगा, वो कभी भी इस पे ऑपरेट नहीं करना चाहेगा, ठीक है। अब रीजंस बताएंगे हम हर फेज के, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के क्या रीजन थे, पेन चेंज कर लेता है, रेड बहुत चटकीला सा लगता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर हो रही थी जब तक कि भाई एक मशीन पे, एक फिक्स फैक्टर पे 1 या फिर 2 मैक्सिमम लग रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लैंड लिया था हमने, उधर लेबर लिया था, मतलब 1 एकड़, एक पीस ऑफ लैंड पे 1 बंदा लगा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो लैंड का क्या है, एफिशिएंटली यूज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो बंदे आपस में झगड़ा भी नहीं कर रहे काम के ऊपर कि हाँ भाई ठीक है, लिमिटेड काम है और पता है हमें क्या काम है, और अच्छा भी है, मतलब डिफाइंड है, ठीक है। और इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, एक तरह से लिख सकते हैं जैसे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। इसका मतलब यही होता है, इंडिविजिबिलिटी मतलब ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन चल रहा है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में, मतलब सही तालमेल चल रहा है लैंड और लेबर के बीच में, और बढ़िया प्रोडक्शन हो रही है 1 नंबर की, ठीक है। अब क्या आ जाता है रीजन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जिस पे क्या हमारा प्रोड्यूसर ऑपरेट करने की सोचता है, ठीक है। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन यहां पर भी आ जाता है हमारा, ठीक है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर थोड़ा सा होना चालू हो जाता है कि भाई एक जमीन के हिस्से पर 3 3 4 4 लोग काम कर रहे होते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो क्रिएट हो जाता है, और क्या हो जाते हैं फिर लोग एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट, लेबर क्या है, इक्वल ही काम करते हैं और इन इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट उनके हो जाते हैं। रीजन अब क्या आता था भाई, थर्ड फेज, जिसमें कोई भी समझदार इंसान ऑपरेट करने की नहीं सोचता है बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर आ जाती है। क्यों, अभी मैंने आपको दिखाया 1:1 से क्या हो चुका है, 1:6 में आ गया है, तो क्या जो हमारी फिक्स फैक्टर वो क्या हो गया है, लिमिटेड हो गई है, ठीक है।
इसका क्या है, इसकी कमी हो रही है और ये भरमार हो रही है इसकी, ठीक है। पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है वेरिएबल और फिक्स फैक्टर के बीच में, ठीक है। डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर हो जाती है, कि एक ज़मीन पे छः छः लोग लगेंगे तो कौन क्या ही काम करेगा, सब ऐसी तैसी हो जाएगी, है ना। जिसको तुम इनफॉर्मल लैंग्वेज में कहते हो बजट सी मच जाएगी, अरे भाई क्या करे क्या करे क्या करे, तो इसलिए क्या हो जाएगी वो नेगेटिव रिटर्न्स। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हम पढ़ते हैं क्या होता है। जैसे ही लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन था, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसको क्या बोलते हैं, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। याद है ना, कुछ लैंग्वेज याद सी आ रही है, किसकी होती थी जब मार्जिनल की बात करते थे, मोर एंड मोर, मार्जिनल टर्म का यूज करते हैं हम यहाँ पर, are employed with a fixed factor, then marginal product of other variable factors must fall, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है भाई, हमें बस उसका एक छोटू सा पार्ट लेना है। किसी क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो साफ साफ ये डेफिनेशन है। इसके बाद क्या करेंगे हम, फिक्स फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, टीपी, एमपी, ठीक है। इसमें क्या, वही 1 1 1 1 1, इसमें क्या 0 1 2 3 4, यहाँ पे 5 भी लिख देते हैं, ठीक है। टीपी कितना है हमारा पता ही था वो तो, है ना, 0, ये तो यहाँ से स्टार्ट ही नहीं होता है। तो अब क्या है इसमें, मेरे ख्याल से यही है। बाकी मैं एक बार और लास्ट टाइम कंफर्म कर लेता हूँ कि इज दिस 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें लिख नहीं रहे बस 0 वाला टर्म जो है, ठीक है। इसमें ये लाइन नहीं है भाई, चलो मैं मिटा देता हूँ आपसे। थोड़ी कन्फ्यूजन, टेबल्स भाई इतनी सारी हैं तो मेरे को लगा था शायद इसमें कुछ अलग है, अलग तो कुछ नहीं है, मैं बताऊँ तो अलग, हाँ अलग तो कुछ नहीं है ऐसा। इसमें क्या है, सेम वही एफ एफ फिक्स फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स। इसको समझाने के लिए क्या है, 0 से नहीं 1 से शुरू किया गया है बस, ठीक है। एमपी, इसमें क्या है 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5, और यहीं से ही वेरिएबल फैक्टर अगर एम्प्लॉय हो चुका है तो क्या है, टोटल प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा। जैसे ये मान लो 12 है तो 12 से स्टार्ट, फिर 10 है तो ये कितना हो जाएगा 22। इसको ब्लू पेन से लिख दूँ क्या यार, 12 से स्टार्ट होता है हमारा प्रोडक्ट, फिर ये 10 पे आता है तो ये कितना हो जाएगा 22, ये 8 पे आ जाता है तो ये कितना हो जाएगा 30, 6 पे आ जाता है तो कितना 36, 4 पे आ जाता है तो ये कितना हो जाएगा 40। अब इसमें ग्राफ किसका बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम बनाएंगे वाई एक्सिस एमपी का बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी हमारी यूनिट्स या हमारे इनपुट्स जो भी होते हैं, ठीक है, इनपुट्स। तो इसमें क्या होगा, ये देख रहे हो आप, एक वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय हुआ तो कितना हो गया, ये एक पे कितना हो गया 12 के करीब, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया 10 के करीब, उसके बाद कितना हो गया 8, उसके बाद कितना हो गया 6, उसके बाद क्या 4। तो ये क्या है, डिमिनिशिंग, ये हमारा है एमपी। इसी को बोलते हैं बस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। ये वही है, मतलब ये वही फेज़ है, फेज़ 2 जो हमने पढ़ा था, जहाँ पर हमारा एमपी क्या है, फॉल कर रहा है। तो ये हमारा फेज़ 2 है एक तरह से। फेज़ 2 इज नोन एज डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। अब भाई रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, अभी जो बिल्कुल सेम सेम बनाना है, बिल्कुल एज इट इज़। यार कॉपी पेस्ट हो नहीं सकता, नहीं मैं फटाफट कर देता, ठीक है। ये चीज़ क्या करें हम भाई, बुक में है तो थोड़ा बहुत कराना पड़ता है। फिक्स फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, टीपी, एमपी, ठीक है। सेम लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें क्या था, टीपी ब्लू से लिखेंगे फटाफट, एकदम फटाफट। कितना था 12 12, ठीक है। यही है ना, एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ मैं ज़रा। नहीं इसमें, अच्छा वो तो लॉ समझाने के लिए था बस। इसमें पुरानी काउंटिंग याद है आपको,
10 10, ठीक है। फिर क्या है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 20, ठीक है। इसके बाद क्या था 45, 52, 52 एंड 48, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15, 7, 0, -4। यही हमने अभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा था, बिल्कुल बिल्कुल। फटाफट यार एक ही ग्राफ बनेगा इसमें, और आपको सब पता ही है, बस मुझे मुंह से बोलना है, मुंह से। हाँ, टी पी एम पी यहाँ पर होगा हमारा, यहाँ यूनिट्स होंगी, ठीक है। यूनिट्स इनपुट ही होता है ना, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, यूनिट्स, इसको नीचे नाम ले, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि फिक्स तो हमारा फिक्स फैक्टर्स तो हमारे फिक्स्ड हैं ही, तो वेरिएबल ही चेंज हो रहा है। तो अब क्या होगा भाई, देख लो, आप खुद ही देख लो, मैं यार बार बार न्यूमेरिक नंबरिंग वंबरिंग नहीं कर रहा, ठीक है। पहले पे क्या है, दोनों 10 हैं। पहले मैं क्या बनाता हूँ, टीपी को बनाता हूँ, टीपी को मैं ग्रीन से बना रहा हूँ। पहले पे क्या है 10 है, फिर क्या होता है 30 हो जाता है, फिर क्या हो जाता है 45 हो जाता है, फिर क्या होता है 52 हो जाता है, फिर 52 पे कांस्टेंट होता है, फिर क्या डिक्लाइन होता है 48 पे हो जाता है। तो ये हमारा किसका कर्व हो गया, टीपी का, ठीक है। अब वहीं मैं क्या बनाता हूँ, एमपी का फटाफट बना देता हूँ। एमपी का 10 10 ये सेम है। उसके बाद क्या हो जाता है 20 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा अप्रोक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है 15 है, 15 क्या है इतना हो जाएगा। और वो करा तो था यार, ये बार बार क्यों करना पड़ता है ना, 7, फिर यहाँ 0, फिर क्या है -4, तो ये क्या कर्व आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये बताया था मैंने, ये हमारा क्या था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, ठीक है। जहाँ पर क्या है, टीपी का कर्वेचर जो है वो चेंज होता है। इसका वही फेज दोबारा, तीनों फेज, इसमें क्या है, व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। फेज 1 टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी राइजेज, ठीक है। सेकंड फेज हमारा कहाँ तक है, ये हमारा सेकंड फेज है। सेकंड फेज में क्या होता है, टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। और क्या होता है, एमपी क्या होता है हमारा, फॉल हो जाता है। और ये हमारा है लास्ट फेज। लास्ट फेज में क्या होता है, टीपी फॉल होती है, ठीक है। और एमपी क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिव। अब ये कितनी बार पढ़ाऊँ मैं, ये है बस रिलेशन, लिखना होगा यार, और कुछ नहीं होगा, ये एमसीक्यू वाला नहीं है। ये बस बोर्ड्स में, या किसी बोर्ड्स में कह रहा हूँ, एग्जाम वगैरह में आएगा तो बस यही लिखना है, टेबल बनानी है, ग्राफ बनाना है, रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है, और फेज बताना है कि भाई कौन बढ़ता है तो कौन घटता है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम एपी और एमपी का भी है। अब इसको मैं एक काम करूं, इसको मैं उसी शीट में कर लेता हूं, ताकि बार बार उनको टेबल ना लिखनी पड़े, ठीक है। यहाँ पर मैं देखो, ये एपी का भी कर रहा हूँ, मैं लिख दूंगा यहाँ पर, और अगली शीट को क्रॉस मार देते हैं। नहीं तो बार बार टेबल, सेम सेम टेबल बनाने का क्या फ़ायदा है ना। सही बात है ना भाई, क्यों वेस्ट करना, चाहे फिजिकल पेपर हो चाहे डिजिटल पेपर हो। अरे भाई क्या हो रहा है, ये मैं तो पेन ही चुना था बस, हटना यार जल्दी फटाफट। अब मत आ जाइए वापस, है ना। हाँ हाँ, तो अब क्या है, ब्लैक लेंगे हम, इसमें एंड एपी लिख देता हूँ मैं यहाँ, ताकि आपको बार बार कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम भाई साहब, एक कॉलम एपी का भी जोड़ लेंगे, ठीक है। एपी क्या होता है हमारा, टीपी अपॉन एन, ठीक है। तो टीपी अपॉन एन करेंगे, 10/1 करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेट करेंगे, 10 अपॉन क्या हो जाएगा, वेरिएबल फैक्टर है ना इसमें, सिर्फ कंसिडर, 10/1 कितना हो जाएगा 10, 30/2 15, 45/3 15, 52/4 13, 52/5 10.4, 48/6 कितना होगा 8, ठीक है। ये हमारी एपी की वैल्यूज आ गई। अब यही हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ग्राफ में डाल देंगे। ग्राफ थोड़ा लो खुला बना देता हूँ, ताकि आपको फेज अच्छे से समझा पाऊँ। इसमें क्या, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। ये 0, ये क्या वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या इस बार एम पी और ए पी, ठीक है। अब इसको पूरा इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, इसमें ये टेबल नहीं लिखनी, पर ये कैलकुलेट करा था इसलिए मैंने नहीं मिटाया, ठीक है। अब क्या है भाई, पहले क्या बनाएंगे हम, एमपी का ही कर्व बनाएंगे। एमपी का कर्व कैसा था, दोबारा ये तो याद ही है, 10 आया,
फिर कितना हो गया था, 20 आ गया था, 20 आने के बाद क्या था, 15 था, फिर क्या था, 7 था, फिर क्या था, 0 था, फिर क्या था, -4 था। तो ये क्या हो गया, एमपी का कर्व। ठीक है, अब एपी, एपी कैसे बनेगा, एपी का वैल्यू फर्स्ट क्या है, 10, उसके बाद कितनी है, 15, तो ये क्या थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, फिर क्या है, दोबारा 15, यहाँ पर ये क्या हुआ, कांस्टेंट आ चुका है। अब उसके बाद क्या है, 13। ठीक है, तो 13 कहाँ पर आएगा, प्रो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका 10.4 है, तो 10.4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, 8 है, तो 8 क्या है, यहाँ पर आ जाएगा। ये देख रहे हो, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि टीपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एपी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, टीपी से। टीपी अगर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो एपी भी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। ये अप्रोच कर सकता है एक्स एक्सिस को, पर ये कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, एपी का जो कर्व है, एपी का जो कर्व है वो टोटली टोटली डिपेंड किस पे करता है, एमपी पर। जिस तरह से एमपी रिएक्ट करेगा, जिस तरह से एमपी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसी तरह से एपी का कर्व बदलेगा। ठीक है, तो एपी कर्व डिपेंड ऑन द रिएक्शन या ऑन द चेंज ऑफ एमपी कर्व। ये बात ध्यान रखना, एमसीक्यू में बिल्कुल पूछी जा सकती है कि एमपी एपी पे डिपेंड करता है, एपी एमपी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल साफ सीधे भाषा में। ठीक है, ये बता दिया, तो ये लिख देता हूं मैं, प्रीवियस स्लाइड। ओके, थैंक यू सो मच टिके रहने के लिए। प्रोडक्शन फंक्शन भी हमारा आज ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पार्ट 2 अगली क्लास में करेंगे हम। कॉस्ट, डिमांड हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, यूटिलिटी, सब चीज़ होती जा रही है धीरे धीरे। आधी बुक भाई साहब हमने कंप्लीट कर दी है, वो भी फटाफट गर्मियों की छुट्टियों में ही। ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक है, अब धीरे धीरे हम सारा अपना स्टैट्स का भी पूरा कर लेंगे बिना किसी टेंशन के, है ना। अब इसमें क्या करना है, नोट्स का मैं लिंक दे दूंगा, उसको रेफर कर लेना है, इससे समझ लेना है वीडियो को। ठीक है, 1.5 स्पीड पे पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, अभी से ही अपने आप को तैयार करो सीयूईटी के लिए। ठीक है, चाहे 1.5 साल या जितना भी आपके 2 साल टाइम है, पर अभी से ही अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। चाहे आप आंसर फॉर्म ना कर पाओ थोड़े बहुत, पर क्लियर होना चाहिए कि टीपी अगर इंक्रीजिंग रेट पे है तो उस टाइम एमपी क्या कर रहा होगा, एमपी इंक्रीज कर रहा होगा। टीपी अगर फॉल हो रहा है तो एमपी उस टाइम क्या कर रहा होगा, नेगेटिव होगा। तो ऐसे ही एपी का कर्व किस पे डिपेंड करता है, एमपी के कर्व पे। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं, जब टीपी का कर्वेचर क्या है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग रेट पे चला जाता है। तो ये सब चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए एकदम आपके दिमाग में, क्योंकि यही आजकल इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है भाई, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, कॉस्ट शुरू करेंगे। जब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर।